शिक्षा जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है। ऐसी शिक्षा नहीं कि हम BA LLB PhD सब कुछ हो गए, लेकिन सही मायने में जो हमारा विवेक का, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम अपने भले और बुरे के बारे में नहीं सोच सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। एक मैं यहाँ पर एक बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी बहुत एक इच्छा थी कि बाबा साहब का जो पैतृक गांव है अम्बावटे, रत्नागिरी जिले, वहाँ जाने के लिए पहले भी जा सकते थे, बाद में, लेकिन मैंने ये तय किया था कि राष्ट्रपति रहते हुए मैं उनके पैतृक गांव जाऊंगा। और सचमुच में वो मुझे सौभाग्य मिला जब मैं उनके गांव में गया। ये रत्नागिरी जिले में मुंबई और गोवा हाईवे पर स्थित है। ठीक हाईवे से एक 4-5 किलोमीटर की साइड में है। मैंने इसका जिक्र जानबूझ करके किया है। मैं चाहूँगा कि सही मायने में वो तीर्थ स्थल है। आप लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। मुझे लगता है एक बार यदि आप तय कर लेंगे कि वे मुंबई जाना है, गोवा जाना है, तो इस स्थल पर भी बाबा साहब की जो पैतृक गांव है उसका भी हम जानेंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या बाबा साहब ने क्या दुख तकलीफ कितनी सही है और क्या उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी उसका हम एक अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अद्भुत प्रतिभा, मानवता के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को देश से लेकर विश्व समुदाय तक ने मान्यता दी है। 2015 में डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को अधिकृत रूप से भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूनाइटेड जनरल असेंबली में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा। अब इसी संदर्भ में मैंने चौधरी चरण सिंह जी की बात की थी। आज तक भी चौधरी चरण सिंह जी के जो वास्तविक उनका व्यक्तित्व था वो उभर करके नहीं आया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनमें भी यही है। आप सहमत होंगे जयंत जी, चौधरी साहब को केवल और केवल किसानों का मसीहा, उससे बस फुल स्टॉप लगा देते, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। चौधरी साहब ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो बात वाकई में सही जो मानवता के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। देश हमारा पूरा देश जो है वो गांव में ही तो बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया। उसकी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं सही हूं ना? केवल और केवल किसानों के मसीहा, और वो भी कब करते हैं? बार बार नहीं करते। जब उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तभी लोग करते हैं, वहीं स्टॉप कर देते। मैंने ये आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं जो हमारे इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करें और खुलकर के अध्ययन करें। और ये इसीलिए बाबा साहब बार बार कहते थे, सबको कहते थे
और विशेष करके इस समुदाय के लिए कहते थे कि वे आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, देश की मेन स्ट्रीम में। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो कि विभाजनकारी तत्व, और उनको लगता था यस डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी आज भी वही चल रहा है, उसमें बहुत तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करने वाला हूँ। पिछले माह अक्टूबर में अमेरिका यात्रा पर गया था। संयोग से यात्रा के दौरान मुझे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जहाँ पर बाबा साहब ने अपनी शिक्षा हासिल की थी, वहाँ जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। और आप लोग भी जानिएगा कभी। इन दो बातों का मैं जानबूझ करके उल्लेख किया, उनके पैतृक गांव, और यदि अमेरिका जाने का कभी किसी को मौका मिले तो एक बना लीजिए, न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है कैलिफोर्निया भी, वहाँ एक विश्वविद्यालय है, उसमें जाइएगा, बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि जरूर अर्पित करिए। देवी और सज्जनों, हमारा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया आधुनिक भारत का एक पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ सही माने में, मैं जब बिहार का राज्यपाल था तो मैं कहता था इसको संविधान के स्थान पर मैं कहता था मर्यादा ग्रंथ। मर्यादा ग्रंथ इसलिए क्योंकि उन्होंने जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, उन सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहने की बात की गई है। उसमें उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है इस संविधान में, इसलिए ये सही माने में मर्यादा ग्रंथ ही। इस संविधान ने हमारे लोकतंत्र को ये ताकत दी है कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हों, संवैधानिक पद पर हों, अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और इस सब का श्रेय यदि किसी को जाता है, संविधान को जाता है, और संविधान निर्माता बाबा साहब को जाता है। ये भारतीय समाज को सुधारने के बाबा साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इन वर्गों के लोग आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ा है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि हम तेज तकनीकी परिवर्तन के युग में रह रहे हैं। इसका समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा उदाहरण है जहां टेक्नोलॉजी ने जन कल्याण की योजनाओं में करप्शन, डाइवर्जन और लीकेज को रोककर सामाजिक न्याय को और भी सक्षम करने में मदद की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने एक चुनौती भी खड़ी की है, वो ये है कि तकनीकी प्रगति ने एक डिजिटल डिवाइड को जन्म दिया, जहां समाज में गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत कम है। ये डिजिटल डिवाइड समाज में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तक पहुंच के अभाव में लोग नए आधुनिक शैक्षिक व आर्थिक अवसरों से वंचित होते जा रहे हैं और नए अवसरों का उपयुक्त लाभ नहीं उठा पा रहे। लेकिन यह एक वैश्विक समस्या है। हम सबको इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जीना है, इसी टेक्नोलॉजी के युग में मरना है। अच्छा होगा कि हम बाबा साहब के दिए गए मंत्र, जिसमें कहा गया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नई ऊर्जा के साथ पालन करते हुए हम आधुनिक शिक्षा पर जोर दें, नहीं तो विकास की दौड़ में हम और भी पिछड़ जाएंगे। ये सच है। यदि हमने अपने बच्चों पर, मैं पूरे देशवासियों के लिए कहता हूँ, खास करके जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, आप कुछ भी करें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था, जो आपकी आजीविका है, उसमें से अधिक से अधिक धन आप अपने बच्चों की उच्चतम और मॉडर्न एजुकेशन पर खर्च करें। आज यदि आपको टेक्नोलॉजी पर नहीं है, लगता है कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रैवल करके देखिए, इंडिया में ट्रैवल करके देखिए, बाहर जाइए, बहुत दिक्कतें आती हैं।
यदि आपको टेक्नोलॉजी से आप अनभिज्ञ हैं। और ये चीज़ें अभी जो मॉडर्न युग में और भी चीज़ें आती रहेंगी, हमारे जीवन में आएंगी, उसमें हम और भी पिछड़ जाएंगे। 26 नवंबर 2024 अगला वर्ष, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। अब से ठीक 12 महीने बाद संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ थी। ये चिंताजनक भी है और कंसर्न भी है हम सबका कि हमारे बहुत से नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं। उन्हें इस बात का पूरा आभास नहीं होता है कि संविधान हमें से प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। आप सबको मेरा सुझाव है, एक सुझाव, जो 75 वर्ष हम संविधान के पूरे होने पर करेंगे, उसको भव्यता, दिव्यता और एक ग्रैंड शो के रूप में केपी चौधरी जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मनाइए। तैयार। कोई जरूरी नहीं है कि इस बंद विज्ञान भवन के ऑडिटोरियम में करें, कहीं ओपन में करें, लेकिन वो वर्ष भर करते रहें, अच्छा होगा। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पहल यदि आपका संस्थान करेगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप सबको एक मेरा दूसरा सुझाव भी है, इसमें भी पहल करेंगे कि संविधान के जो प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समाज तक कैसे पहुंचे, इस पर विचार करें और पहल करें। आप सबकी ये पहल सचमुच में बाबा साहब के प्रति एक व्यवहारिक और सकारात्मक श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होती है। धन्यवाद। जय हिंद।